वाला एक चीज है। चलो लिखो आज खंड 2। हाँ पहला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला ब्रांच क्या था? स्थिर वैद्युत था ना जी। आज आपका ब्रांच है धारा वैद्युत। देखिए पहला हम लोग खंड पढ़े हैं ब्रांच 1 स्थिर वैद्युत की, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते थे। उसमें आवेश का था, स्थिर था। उसके अगल बगल में जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहा था उस सारा प्रभाव के हम लोग अध्ययन किए। किस में? स्थिर वैद्युत की में। अब आवेश गतिशील होगा, यानी कि आवेश अब मोशन में आएगा। तो मोशन में आवेश आएगा तो उसके कारण जो भी प्रभाव उत्पन्न होगा ना, तो उस सब प्रभाव का अध्ययन करना है। लेकिन उसका सबसे पहला प्रभाव है आपका धारा वैद्युत। तो जब आवेश गतिशील होता है, तो उसके कारण जो भी प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग धारा वैद्युत में गिनती करते हैं। इसका मुख्य रूप से 3 गो प्रभाव होता है। पहला प्रभाव कि जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। विद्युत धारा अलग चीज है, धारा वैद्युत। धारा वैद्युत ब्रांच है, ठीक ना। धारा वैद्युत ब्रांच है। ऐसे बहुत सारा हम लोग को पढ़ना चीज है। तो धारा वैद्युत क्या होता है? तो जब आवेश गतिशील होता है तो उसके कारण उत्पन्न प्रभावों को धारा वैद्युत। पहला प्रभाव है आवेश गतिशील होता है तो विद्युत धारा। दूसरा प्रभाव है इसका ऊष्मीय प्रभाव। और तीसरा प्रभाव है चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि जब भी किसी चालक तार में आवेश गतिशील होता है तो आवेश की गति के कारण उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो एक परिभाषा लिखिए, उसके बाद जाके लेसन स्टार्ट करेंगे। लिखिए वैद्युतिकी की वह शाखा, वैद्युतिकी की वह शाखा, वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम आवेशों के गति एवं गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न विभिन्न प्रभावों के बारे में, अध्ययन करते हैं उसे धारा वैद्युत कहते हैं। धारा वैद्युत कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आवेशों की गति के बारे में पढ़ते हैं और गतिशील आवेशों का जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ चेंज। किसी चालक तार में गतिशील आवेश के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। किसी चालक तार में गतिशील आवेश के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1 लिखिएगा। पहला है विद्युत धारा की उत्पत्ति। कहने का मतलब कि आवेश गतिशील होगा तब विद्युत धारा उत्पन्न होगा उसमें चालक तार में। दूसरा लिखिए
चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। और तीसरा लिखिए ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव या चालक तार में ऊष्मा की उत्पत्ति। हाँ, चालक तार में ऊष्मा की उत्पत्ति। हाँ, चालक तार में ऊष्मा की उत्पत्ति। चलिए, ये तो हो गया धारा वैद्युत के परिभाषा, उसके प्रभाव के बारे में। ये तो ब्रांच है ना। इस ब्रांच के अंदर में अब हम लोग के लिखना है लेसन। हम लोग का जैसे 4 लेसन पढ़ चुके हैं, तो 5वां लेसन है ना। वो अलग बात है कि खंड 2 जो है 5वां लेसन से शुरू हो रहा है, ठीक ना। लेकिन इसका अलग ब्रांच होता है। तो चलिए यहाँ से लिखिए लेसन 5, क्योंकि अभी तक 4 को पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना लेसन 5, लेकिन लेसन 5 किसके अंदर में है? खंड 2 के अंदर में। लेसन 5 लिखिए। लेसन के नाम है विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। देखिए अंग्रेजिया में पढ़ते हैं किरचॉफ, ठीक ना, लेकिन हिंदिया में लिखते हैं किरचॉफ। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ है ना। हाँ हाँ है। उतार लिए। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले ही बताइए कि विद्युत किसे कहते हैं। वो तो विद्युत धारा होता है। हम पूछे केवल विद्युत। जैसे देखो लाइन देखिए देखो विद्युत एक्चुअल में क्या है। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है, और उसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कैसे कहे प्रकाश क्या है, तो बता देंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक ना। उसी तरह से विद्युत क्या है, तब केवल विद्युत पूछ रहे हैं, विद्युत धारा नहीं। तब विद्युत जो है ऊर्जा का एक रूप है। आखिर एक से ऊर्जा ना उत्पन्न हो रहा है। बॉल जल रहा है या पंखा चल रहा है तो सब गर्म होता है कि नहीं। ये क्या है, ऊर्जा का एक रूप है केवल। आज उसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो विद्युत लिख के डाल दीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। देखिए घरे बिजली बिल आता है ना, तो देखिए ऊपर 2 में से एक एनर्जी बिल लिखा रहता है या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा रहता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या है, एनर्जी है एक प्रकार का। देकर लिखिए विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है।
विद्युत ऊर्जा का ग्रुप है जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब लिखिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक करेंट। उसका एग्जाम्पल नहीं, उसका एग्जाम्पल है तो खुद एनर्जी है विद्युत ऊर्जा, तो उसका क्या होता है, खुद विद्युत ऊर्जा ही है। हाँ विद्युत धारा लिखिए। हाँ इस चैप्टर में जो भी पढ़ेगा सबसे सब विद्युत में। अब देखिए विद्युत धारा होता क्या है तो इसे समझ लीजिए। देखो विद्युत धारा को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र वो ऋण आवेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और धन आवेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है, ठीक ना। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि चालक तार है, आई चालक तार के ई वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं बताइए तो? इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। हाँ ये चालक तार के सामने वाला भाग है ना, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इसका जो क्षेत्रफल होता है तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह भी होगा अनुप्रस्थ काट, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि मार्कर है ना, तो मार्कर के देखिए सामने वाला भाग क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो अनुप्रस्थ काट का। तो विद्युत धारा का 2-3 गो परिभाषा होता है, जिसमें हम पहले एक बताते हैं जो 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी चालक तार से आवेशों के लगातार प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी चालक तार से आवेश लगातार प्रवाहित होता है, आवेश लगातार प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब कि जितने अधिक आवेश प्रवाहित होगा ना उतनी अधिक उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करता है ना तो इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के ठीक विपरीत दिशा में एक प्रकार के धारा की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है, लेकिन है तो विद्युतीय कण ना। तो जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न धारा को विद्युत धारा कहते हैं। और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उतनी अधिक विद्युत धारा की उत्पत्ति। इसीलिए परिभाषा होता है कि किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा, यानी कि कम समय में जितने अधिक आवेश प्रवाहित होगा उतनी अधिक विद्युत धारा की। इसका तुलना समय से किया जाता है। दौड़ जहाँ लग गया ना फिजिक्स में तो समझिए कि आवेश का संबंध किससे हो गया। तो वही से ना फार्मूला होता है I/Q/T, क्योंकि विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो आवेशों के प्रवाह के दौर से की जाती है। दौर मतलब कि ओकर बटा में समय होगा। तो परिभाषा लिखिए, उसके बाद ओकर समीकरण लिखाएंगे। लिखिए किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेशों के लगातार प्रवाह के दर को, आवेशों के लगातार प्रवाह के दर को
लगातार प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। विद्युत धारा को कैपिटल आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को कैपिटल आई से सूचित करते हैं जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है जिसे कैपिटल ए से सूचित करते हैं। जिसे कैपिटल ए से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है जिसकी बीमा अब बीमा को बड़का ब्रैकेट में लिखते हैं ना, कैपिटल ए या आई होता है। जिसकी बीमा कैपिटल ए या आई होता है। हो गया ना। क्या बताएं कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लगातार आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा, यानी कि इसे प्रति सेकंड जितने अधिक इलेक्ट्रॉन गुजरेगा ना, इसमें विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होगा। कहाँ से? यहाँ से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। एक और परिभाषा होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के आधार पर। तो कैसे? तो किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में उत्पन्न धारा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक ना। तो दूसरे शब्दों में लिखिए, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अब एक ठो डायग्राम बना लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से। जैसे यहाँ पर नाम दे दीजिए चालक तार है कोई, एक और नाम दे दीजिए चालक तार के ए बी। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस प्रकार से होता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में ना, तो बना लीजिए ई चल रहा है इस दिशा में, आइला चल रहा है इस दिशा में। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा और इला हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। हो गया ना। डायग्राम बना लिए तो उसमें नीचे लिखिए चित्र में
जब एक चालक तार AB में, चित्र में जब एक चालक तार AB में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन A से B की ओर प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा की दिशा, B से A की ओर होती है। B से A की ओर होती है, ठीक ना। इसका एक और परिभाषा होता है, वो भी लिख लीजिए विद्युत धारा के। देखो, जब तक ले किसी चालक तार से लगातार इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होगा तब तक ले विद्युत धारा की उत्पत्ति इन है कि एक आध सेकंड प्रवाहित हुआ रुक गया तो नहीं होगा, मतलब होना चाहिए, उसका प्रभाव बहुत कम होगा। मतलब कैसे हम लोग दो चालकों को आवेशित कर रहे थे तो उसमें भी तो आवेश एक में से दूसरा में जा ही रहा था, लेकिन जब हम लोग विद्युत धारा का जिक्र किए थे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होता है ना, तो कम समय में विद्युत धारा की उत्पत्ति नहीं हो पाता है। कम से कम लगातार होना चाहिए। अभी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन भेजे और कहें कि तुम्हें जाओ और फिर भेजे नहीं कि एक साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जाता एकदम हरा के, तो अब जाके उसके विपरीत दिशा में धारा की, उसी धारा को विद्युत धारा कहते हैं। तो लिखिए, जब किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता है, जब किसी चालक तार से इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता है तो उसके विपरीत दिशा में एक धारा की उत्पत्ति होती है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। विपरीत दिशा में एक धारा की उत्पत्ति होती है जिसे विद्युत धारा कहते हैं। तो है ना, चलिए अब एक और बात बताते हैं, ठीक ना। अच्छा बताइए, जैसे ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के आधार पर। मान लीजिए कि एगो चालक रहे धनावेशित, एगो रहे ऋणावेशित, आप दोनों को हम लोग जोड़ दे चालक तार से, तो देखिए जहाँ धन आवेश होता है वहाँ पर क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है धन आवेश से आवेशित और कोई वो चालक है ऋण आवेश से आवेशित, तो कोई भी ऋण आवेशित वस्तु है ना, तो किसके कारण ऋण आवेशित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि सबसे छोटा ऋण आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। या इसका मतलब कि सब पक्का इलेक्ट्रॉन है, भले आवेश की मात्रा कुछ और हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही ना सबसे ऋण आवेशित कौन होता है, छोटा। और दोनों के तार से जोड़ देते हैं, ठीक। जैसे तार से जोड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चलता है धन आवेश से। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलता है ऋण आवेश से, क्योंकि ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र क्या करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर से, अब विद्युत धारा चलेगा उसके विपरीत दिशा में, यानी कि इस प्रकार से। अब विद्युत क्षेत्र कैसे चलेगा, धन से, ठीक ना। तो देखो तीन गो बात की जानकारी मिलता है। पहला कि विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से, वो अलग बात है कि माइनस वाला विभव को निम्न विभव कहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो 50 वोल्ट भी रहा है और वो 20 वोल्ट भी रहा है, लेकिन दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है ना, आज दोनों को जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर चलता है, निम्न वोल्ट से, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा होता है लो वोल्टेज से,
हाई वोल्टेज की ओर। अब विद्युत धारा का प्रवाह होता है हाई वोल्टेज से। या यह भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के, और विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। समझे? बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है इसमें, ठीक है। तो चलिए नोट लिखा देते हैं, लिख लीजिए। नोट नंबर 1 कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। निम्न विभव की ओर होता है। दूसरा लिखिए नोट 2, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है हमेशा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अब डायग्राम बना लीजिए। हाँ, उसी से देख पता चल जाता है कि विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसका विपरीत दिशा में होता है। तो डायग्रामों से स्पष्ट हो जाएगा, बना लीजिए। एल बी या एच बी का मतलब समझ रहे हैं ना? हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। अब डायग्राम तो बना लिए होंगे। अब देखिए समझिए, यहाँ पर एक और नोट है जेकरा से विद्युत धारा के सूत्र ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए कि चालक तार बेलन के आकार का होता है ना, चालक तार के अनुप्रस्थ काट से मान लेते हैं कि बहुत कम समय अंतराल में डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है। डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है। तो इस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान होता है आई बराबर डेल क्यू बटन में, ये एवरेज होता है, ठीक ना। जब कि चालक तार से डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान आई बराबर होता है डेल क्यू बटा डेल क्यू। देखो ये आखिर कोई के दिमाग में खटक रहा हो कि आई बराबर डेल क्यू बाई डेल टी कहाँ से आता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आता है। जैसे मान लीजिए ना कि टी समय में किसी चालक तार से होकर क्यू आवेश प्रवाहित, टी समय मतलब कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, तो टी समय में किसी चालक तार से क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो एकांक समय में कितना प्रवाहित होगा। एक और इसका परिभाषा होता है विद्युत धारा का कि किसी चालक तार से एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो की एकांक समय में कितना है आवेश, क्यू बटा टी, यही कहलाता है विद्युत धारा। तो ओकरे से फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे क्यू बटा, ठीक ना, 10 क्लास में। तो चलिए यहाँ से लेकिन हम लोग लिखना है, वो तो कल समझा दिए क्या है कहाँ से है। वो परिभाषा से बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव होता है। लिखिए नोट, यदि किसी चालक से डेल टी समय में, यदि किसी चालक से डेल टी समय में
डेल क्यू आवेश प्रवाहित होती है, डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होती है, तो उस चालक से प्रवाहित बोर्ड पर देखिएगा, तात्क्षणिक धारा क्या कहते हैं इसमें इंग्लिश में? इंस्टैंटेनियस। हाँ तो क्या लिखे? तो उस चालक से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा, उसको तात्कालिक भी बोला जाता है क्योंकि एक क्षण के लिए होता है। तात्क्षणिक धारा, ये देखिए जो I बराबर लिखे ना डेल क्यू बाई डेल टी, तो ये औसत धारा है, ठीक ना। और तात्क्षणिक धारा लिखने के लिए उसमें लिमिट लगाया जाता है औसत में। औसत में क्या लगाया जाता है? तो तात्क्षणिक धारा I बराबर हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल क्यू बटा में डेल टी। और लिमिट पढ़े होंगे तो जानते हो कि जैसी लिमिट हटाते हैं तो डेल किस में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा? I बराबर डी क्यू बटा डी। उतार ली तात्क्षणिक धारा I बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल क्यू बाई डी टी। और जब जिन लिमिट हटाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपका डी। नहीं, चित्र नहीं बनाना है, केवल ही लिखना है आपको। ये तो तात्क्षणिक धारा हुआ ना, एक क्षण के लिए। अब पूरा लिखना होगा तो हाँ, पूरा लिखना होगा तो इंटीग्रेशन लेते हैं, आवेश के प्रवाह शुरू से लेते हैं। ऐसे देखिए निकाल देगा पूरा, चलो पूरा निकाल देते। देखो गुना करते हैं, ठीक ना। जैसे इस तरह से डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू डी टी हो जाएगा ना। तो मान लीजिए कि जब आवेश नहीं प्रवाहित होना शुरू हुआ था, यानी कि आवेश का मान 0, अभी चालक तल में उसका प्रवाह नहीं हुआ है, तो लिमिट ले लेंगे तो इनमें हो जाएगा 0। अधिक से अधिक कितना आवेश प्रवाहित होगा? जब आवेश का प्रवाह शुरू होवे नहीं किया था तो उस समय क्या लेंगे? आवेश प्रवाहित होगा तो 10 सेकंड तक प्रवाहित हो उसका ले लेंगे, ठीक। तो देखिए इधर हो जाएगा I बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा? डी टी। इधर 0 इधर में ठीक। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू दे दीजिएगा, ऊपर में क्यू और नीचे 0। I या डी टी का टी, तो ऊपर में टी या नीचे में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दें क्यू माइनस 0 बराबर I इंटू टी माइनस 0, तो क्या हो जाता है? ठीक है, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर I टी, I बराबर, ठीक ना। तो रुक जाइए, लिखते हैं, तो लैंग्वेज लिखा देते हैं, उसके बाद उतार लीजिएगा। ये तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए है ना। इसके बाद लिख लीजिए, इतना लिख चुके हैं ना, ये हम बोले हैं तब लिखिएगा। लिखिए आवेश Q बराबर 0 से लेकर, आवेश Q बराबर 0 से लेकर Q बराबर Q, आवेश Q बराबर 0 से लेकर Q बराबर Q तक प्रवाहित होने से उत्पन्न धारा और उसके बाद यहाँ से उतार लीजिए यहाँ तक। सबको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना।
अतः यहाँ तक न बताए थे, ठीक है नहीं? एगो नोट लिखिए, नोट है, नोट कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 30 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, स्मॉल n लिखिएगा, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर NE बटा T होता है। I बराबर NE बटा T होता है। अब कहिएगा कि कैसे, तो क्यूब I बराबर कितना आया, क्यू बाई टी आया है ना। हम लोग जानते हैं कि क्यू का मान कितना होता है, n इंटू ई होता है। कब, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो, ठीक ना। हम बोलबे किए हैं कि t समय में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो कितना आवेश होगा, तो आवेश के मान होगा क्यू बराबर n ई। तो क्यू की जगह क्या लिखा जाएगा, और उसको निकाल के भी दिखाए थे आपको लेसन 1 में कि I बराबर क्यू NE बटा T कैसे होता है। नीचे लिख लीजिए कि जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E बराबर छोटका है, E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, T बराबर समय, T बराबर समय, I बराबर विद्युत धारा, I बराबर विद्युत धारा, F बराबर A में कहाँ है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन, जब किसी चालक तार से 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित होता है, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन बरस कितना होता है, कितना समय ले रहा है प्रवाहित होने में, तो टी का मान कितना हो जाएगा 1, तो गुना कर दीजिए 1.6 गुना 10 के पावर मात्र
अब मान लीजिए कि हम लिख देंगे 1.6 मिली एम्पियर, तो गलती कर देगा सर नंबर, नहीं करेगा सर? चलो ठीक, क्योंकि 10 के पावर में 3 एम्पियर का मान 1 मिली एम्पियर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला दिन।